अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हमारा ये 5th चैप्टर एंड होने वाला है आज इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है या आप कह सकते हैं कि ये लास्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की जो कि हम करने जा रहे हैं। तो हमारे पास आज एक्टिविटी है टेस्ट योरसेल्फ 5.5। ये लास्ट एक्टिविटी है चैप्टर 5 की और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर जब भी एग्जामिनर ने अगर टफ पेपर बनाना हो तो वो एक्टिविटीज़ के अंदर से क्वेश्चन उठा के दे देता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे जो है ना वो बड़ी मुश्किल से थ्योरी तैयार करते हैं, यानी कि चैप्टर के अंदर से बाकी टॉपिक्स तैयार करते हैं, वो यानी कि एक्टिविटीज़ को क्यों देखेंगे। तो इस वजह से वो एक्टिविटीज़ के अंदर से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, MCQs में दे देते हैं वो। इसके अलावा वो सब्जेक्टिव पार्ट में दे सकते हैं क्वेश्चन। तो इस वजह से जो है ना वो समटाइम बच्चे के लिए फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है पेपर। तो बाहर आके बच्चे कहते हैं कि पेपर टफ था आज। तो इसलिए कहता हूँ कि एक्टिविटीज़ मस्ट किया करें। एक्टिविटीज़ जो है ना ये आप लोगों को एक तो कॉन्सेप्चुअल लेवल इंक्रीज़ करती हैं और दूसरा आप लोगों को पेपर सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहला क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। सल्फर की कौन सी फॉर्म जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। हमने सल्फर की दो फॉर्म्स थ्योरी के अंदर पढ़ी हैं, एक रोम्बिक और दूसरी मोनोक्लिनिक, और उनके बीच में हमने टेम्परेचर डिफरेंस भी पढ़ा है कि जो रोम्बिक है वो 96 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। रोम्बिक एक स्ट्रक्चर का नाम है, यानी कि रोम्बिक स्ट्रक्चर, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है। ये आप लोग हायर लेवल पे जाके पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, रोम्बिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और मोनोक्लिनिक कैसा होता है। यहाँ पे जस्ट आप लोग नाम याद कर लें। तो रोम्बिक सल्फर जो है ना वो क्या है कि सल्फर 8, यानी कि इसका फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला S8। तो रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इनटू मोनोक्लिनिक S8 एट 96 डिग्री सेंटीग्रेड। सल्फर की ये दो एलोट्रोपिक्स फॉर्म है, एक रोम्बिक सल्फर और दूसरी मोनोक्लिनिक सल्फर। दोनों में जो है ना वो नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है, जस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है हायर टेम्परेचर पे, या एटम्स की अरेंजमेंट जो है ना वो स्पेस के अंदर वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज वाइट टिन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। कि जो वाइट टिन है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर अवेलेबल क्यों होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया ताकि बच्चे जो है ना ऐसे क्या होंगे, इसको थोड़ा मुश्किल समझे या टफ समझे। तो आंसर क्या है, बिकॉज वाइट टिन, ये जो SN है इसको इन केमिस्ट्री में इसका नाम है स्टेनम। सही है, ये स्टेनम है। यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिखने लगा हूँ STANUM, स्टेनम। सही है, ये क्या है केमिस्ट्री के अंदर इसका जो है ना वो नाम स्टेनम है और शॉर्टली इसको SN लिखते हैं, लेकिन जनरली इसको हम बोलते हैं टिन बोलते हैं। तो ये जो टिन वाइट है, विच हैव टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इज ओनली स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इनटू ग्रे टिन हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर बिलो 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता है कि जो रूम टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 25 से 30 के बीच में। तो जो हमारे पास वाइट टिन है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल होती है, लेकिन जैसे ही आप रूम टेम्परेचर बिलो करेंगे, डाउन करेंगे, 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से डाउन लेके जाएंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड लेके जाएंगे, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप कह सकते हैं कि जो वाइट टिन है ये ग्रे टिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। या आपको एक और चीज़ बता दूंगा कि अगर आपके पास वाइट टिन है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो आप उसे अगर फ्रीज कर दें या फ्रिज में रख दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रे टिन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बिलो 13.2 होता है। या आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। समझ आ गई इस चीज़ की। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कंसीडर्ड इट्स आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड्स का, ये आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है, यानी कि किसी भी सॉलिड को आप आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है एक सॉलिड की, कि उसका हम मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट की बेस पे भी हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। तो आंसर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट्स आर ऑफन यूज्ड टू हेल्प in identifying compounds because it is difficult to heat solids to temperature above their melting points। पहला रीज़न ये है कि जब सॉलिड्स को आप हीट करते हैं, जब उनके मेल्टिंग पॉइंट पे जब वो पहुंचते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा आप उनको मज़ीद हीट नहीं कर सकते, यानी कि वो सॉलिड्स ऑलरेडी लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं उनके मेल्टिंग टेम्परेचर पे, तो मज़ीद आप सॉलिड्स को कैसे हीट कर सकते हैं। यानी कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कि वो सॉलिड स्टेट में रहता है और इस टेम्परेचर से ऊपर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास एंड बिकॉज प्योर सॉलिड्स टेंड टू मेल्ट ओवर
वेरी स्मॉल टेम्परेचर रेंज। अब आपको चेक करना है कि ये सॉलिड्स प्योर हैं या इम्प्योर हैं। प्योर मतलब कि इसके अंदर प्योर जो है ना वो सारे कंपाउंड, इसके अंदर कोई और इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, लाइक कोई और केमिकल कंपाउंड तो नहीं है इसके अंदर, या ये जस्ट NaCl है, या ये खाली सिर्फ और सिर्फ क्या है KBr है, पोटाशियम ब्रोमाइड सॉलिड है, या ये जस्ट सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर और कोई जो है ना वो सॉलिड्स मिक्स तो नहीं है। समझ आइए ना। तो यानी कि मीन्स के जस्ट एक ही कंपाउंड जो है ना अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी हम चेक करते हैं कि ये प्योर है या इम्प्योर है, तो वो इसी की टेम्परेचर की मेल्टिंग टेम्परेचर की बेस पे चेक करते हैं। तो जो प्योर कंपाउंड होते हैं उनका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो हम समझते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं, कोई और इसके अंदर कंपाउंड है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर या बढ़ गया है या कम हो गया है इसके ओरिजिनल मेल्टिंग टेम्परेचर से। तो जो प्योर सॉलिड्स होते हैं, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कि जो प्योर सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उसकी यानी कि वो छोटी रेंज पे होता है। आप कह सकते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 150, 200, 250, 300, ये 300 तक जो है ना आप कह सकते हैं कि ये सॉलिड्स के लिए लो टेम्परेचर होता है। लेकिन इससे ऊपर जो है ना वो हम जब जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि सॉलिड्स के अंदर इम्प्योरिटीज़ आती जाती हैं और उनके जो मेल्टिंग टेम्परेचर होते हैं वो हाई होते जाते हैं। वैसे भी कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनके मेल्टिंग टेम्परेचर बड़े बड़े बहुत हाई होते हैं, लाइक वो 3000 तक चले जाते हैं। सही समझ आ गई ना, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, व्हाई एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स व्हाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डू हैव। हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड्स और दूसरे क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर एटम्स की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। इसका क्या रीज़न है? यानी कि एमॉर्फस सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि शार्प क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर ये है, बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव रेगुलर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है या उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, उनका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या होते हैं, वो रेगुलर होते हैं। यानी कि उनकी जो एटम्स आपस में जुड़े होते हैं वो रेगुलरली जुड़े होते हैं। उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, रेगुलर होती हैं। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके जो इंटरनल और एक्सटर्नल रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होते। सही है ना, जिसकी वजह से उनके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो भी रेगुलर नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि कहीं पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा होती हैं, कहीं पे कम होती हैं, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम। इस तरह जो है ना, यानी कि उनके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनके जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज रेगुलर नहीं होती। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज रेगुलर नहीं होंगी तो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होंगी वो जल्द मेल्ट हो जाएगा, और जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगी वो थोड़ा लेट मेल्ट होगा या उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। इस तरह जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ये एक टेम्परेचर की रेंज शो करते हैं। यानी कि ये अगर एग्जांपल आपको देने लगा हूँ, 130 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इनकी रेंज हो सकती है, या इनकी 750 से 780 तक इनकी रेंज हो सकती है, इनके जो है ना मेल्टिंग टेम्परेचर की। यानी ये इनकी रेंज होती है, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसका रीज़न यही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर में रेगुलर नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज़ लाइटर वन, एल्यूमिनियम और गोल्ड। केमिस्ट्री के अंदर हम किसी चीज़ को भारा या हल्का किस बेस पे कहते हैं, उसके एटम्स की बेस पे कहते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट का एटम छोटा होगा तो वो क्या होगा, उसका मतलब है कि वो लाइटर एलिमेंट है। और अगर किसी भी एलिमेंट का एटम क्या है, भारा एटम है, उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट ज़्यादा भारी होता है। अब एल्यूमिनियम का जो हमारे पास, अच्छा इसका आंसर ये है कि एल्यूमिनियम इज़ लाइटर देन गोल्ड। एल्यूमिनियम जो है वो गोल्ड से ज़्यादा क्या है, हल्का है। बिकॉज एल्यूमिनियम अटोमिक मास इज़ 26.98 ग्राम पर मोल। अगर आप 26.98 ग्राम लें एल्यूमिनियम का तो वो क्या होगा, यानी कि 1 मोल होगा एल्यूमिनियम का। और इसके अलावा अगर आप गोल्ड लें, गोल्ड का 196.96 ग्राम लें तो वो 1 मोल होगा, किसका, गोल्ड का 1 मोल होगा। अब दोनों के मोल क्या हैं, यानी कि एक का मोल 26.98 ग्राम पे है और गोल्ड का मोल 1 मोल 196.96 ग्राम पे है। तो इसका मतलब है कि इस 1 मोल पे दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम है। समझ आ गई ना, क्योंकि 1 मोल पे इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो मतलब ये है कि दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम है लेकिन मैसेज डिफरेंट है।
इसका 1 मोल पे 26.98 ग्राम है, जबकि इसका 1 मोल पे 196.96 ग्राम है। समझ आ गई? तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हैवी है, भारी है। किससे? एल्यूमिनियम से। समझ आ गई? जो गोल्ड है बेसिकली हम सोने की तो खिड़कियाँ नहीं बनाते, सोने की कोई चीज़ें नहीं बनाते, ठीक है ना। गोल्ड क्या है, एक तो बहुत एक्सपेंसिव है और दूसरा जो है ना ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह हमारे पास जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, लाइटर है। किससे? गोल्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर मॉलिक्यूल बोला गया, यहाँ पे सल्फर एटम नहीं बोला गया। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये तीनों के डिफरेंसेस पहले चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं कि एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने सल्फर मॉलिक्यूल बोला। मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, एटम होते हैं। दो या दो से ज़्यादा एटम एक ही एलिमेंट के हो सकते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं। अगर तो दो या दो से ज़्यादा सेम एक ही एलिमेंट्स के हों तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमारे पास जो है ना वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। समझ आ गई है? तो अब जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो एलोट्रॉप्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम एक ही एलिमेंट के होते हैं। सही है? जिस तरह सल्फर का जो है ना वो एलोट्रॉप्स हैं, S8 और S8। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो जस्ट सल्फर के ही हैं। तो कहते हैं कि सल्फर मॉलिक्यूल जो है ना इसका क्या लिखे आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल इज S8। तो S8 जो है क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और अगर इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये इसके साथ इस तरह जो है ना बॉन्डिंग है इसकी। ये आप देखें 8 सल्फर हैं और 8 सल्फर इस पोजीशन में आपस में इस तरह जो है ना बॉन्डेड है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हर सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है और सल्फर जो है ना हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। सही है ना? तो इस तरह जो है ना ये क्या है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है S8 का। ये S8 क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और S8 क्या है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो ये एडिशनल मैंने आप लोगों को जो है ना इन्फॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, इसके अलावा हमारे पास बक्कीबाल है जो कि रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो है ना वो इन्वेंट हुआ है, ईजाद हुआ है। इसके अलावा फुलरेंस है। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। तो जो सबसे स्टेबल एलोट्रोप है कार्बन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, वो ग्रेफाइट है। इसके अलावा 8 क्वेश्चन है, स्टेट वेदर एलोट्रोपी इज शोन बाय एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ। यानी कि जो एलोट्रोपी का फिनोमेना है ये जस्ट एलिमेंट्स शो करते हैं या कंपाउंड्स शो करते हैं या फिर हमारे पास दोनों शो करते हैं। तो एलिमेंट्स, ये जो एलोट्रोपी का फिनोमेना है ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स शो करते हैं, कंपाउंड्स शो नहीं करते, क्योंकि कंपाउंड्स के अंदर सेम एलिमेंट के कंपाउंड भी होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी कंपाउंड हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें तो द टर्म एलोट्रोपी इज स्पेसिफिक फॉर ओनली एलिमेंट्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन एटसेट्रा। आपने कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़े, सल्फर के एलोट्रोप्स पढ़े और ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स पढ़े। ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड के अंदर आप लोग देखें तो उसके अंदर 2-3 डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है ना वो एटम्स होते हैं। इस वजह से एलोट्रोपी के जो फिनोमेना है वो जस्ट एलिमेंट्स शो करते हैं, कंपाउंड शो नहीं करते। कंपाउंड्स एक और जो है ना वो 2 और हमारे पास टर्म्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। सेम एलोट्रोपी की तरह ही है वो भी, तो वो कंपाउंड शो करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। जबकि जो एलोट्रोपी है वो जस्ट एलिमेंट्स शो करते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की? तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये सारी चीज़ें आप लोग बार बार कह रहा हूँ कि डिटेल से इनको समझें। अगर आप लोग जो है ना ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो पहले चैप्टर से आप लोग स्टार्ट करें। जब आप पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप जब आप फर्दर आगे मूव करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम जो है ना वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह जो है ना आप इंशाल्लाह एक दिन केमिस्ट बन जाएंगे। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।